नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम इमारतों में कुछ ऐसे फ्लैट होते हैं जिन पर बैंक की सील होती है। ये ऐसे फ्लैट होते हैं जिनकी कर्ज अदायगी नहीं होती है, फिर बैंक इन्हें सील कर देता है। अक्सर आपने लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि फला व्यक्ति का फ्लैट ऑक्शन में निकल आया है, अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई है। या अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ बैंक ई ऑक्शन करते हैं और प्रीमियम प्रॉपर्टी को अच्छी कीमतों में मिलने का यहाँ पर मौका होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो ई ऑक्शन के फ्लैट होते हैं या ये जो नीलामी के फ्लैट होते हैं, इन्हें लेने के लिए अगर आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से नहीं पता है, अगर आप कानूनी दांव-पेच को नहीं जानते हैं, अगर आप नीलामी की बारीकियों को नहीं समझते हैं, तो प्रीमियम प्रॉपर्टी सस्ते में पाने का लालच आपको मुश्किल में डाल सकता है, बड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो काफ़ी टेक्निकल है। बैंकिंग के अलावा कानूनी समझ भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। सरफेसी एक्ट, इसे सरफेसी एक्ट कहते हैं, जिसके तहत कुछ बैंक प्रॉपर्टीज़ को सीज करते हैं और फिर उसको ई ऑक्शन करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कैसे नीलामी से फ्लैटों को लें, किस तरह से सावधानियां बरतें, क्या दिक्कतें होती हैं इसको लेने में, या फिर इसके अलावा कोई और अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनका आपसे मैं परिचय कराए देता हूं। हमारे साथ हैं अमित गोयनका, एमडी निसस फाइनेंस। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राहकों के पैसों का नुकसान होने से कैसे बचे। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वेंकट राव, फाउंडर इंटीग्राट। आप यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर हैं और कानूनी मसलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा वेंकट राव साहब कि आम तौर पर हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ पर कर्ज लिया गया हो, उसे अदा न किया गया हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, बैंक उन्हें सीज कर देते हैं। और क्या कारण होते हैं प्रॉपर्टी के सीज होने के, कैसे ऑक्शन होती हैं प्रॉपर्टीज़, और इनसे यानी अगर किसी की प्रॉपर्टी सरफेसी एक्ट में आ गई है तो उस शिकंजे से कैसे बचा जाए, इसको थोड़ा एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, सरफेसी के शिकंजे में आने से बचने का कोई और उपाय नहीं है कि आप पैसा दें, अपने रिलीजियसली अपने जो लोन की ईएमआई हैं वो ऑनर करें, और जो भी लोन के रिपेमेंट स्केड्यूल है उनको ऑनर करें। देखिए, ये एक्ट तभी लागू होता है जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है कोई आपका लोन, यानी कि आप कुछ समय तक, यानी कि 60 डेज 90 डेज ऐसा पीरियड है, वो पीरियड तक आपने लगातार नहीं पेमेंट किया है, तभी जाके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जा सकता है। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशंस कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से आपको नोटिस दिया जाए, नेगोशिएट किया जाए, और उसके बाद जो है, अगर जब कभी कुछ होता नहीं है तभी वो इनिशिएट करते हैं सरफेसी में एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आप सबसे मुद्दे की बात ये रहती है कि सरफेसी में अगर जाने से पहले ही आप उसको मैनेज कर पाए और आप उसको कंट्रोल में ला पाए तो भी आपका स्थिति ठीक रहता है। और अगर मैं कहूं सरफेसी में अगर एक्शन शुरू भी हो जाता है, वो लाया किस लिए गया है? पर्पस सरफेसी का ये था कि क्योंकि बहुत सारा जो पैसा है बैंकों का, इंस्टीट्यूशंस का, ये पैसा अटका जा रहा था, और पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में ये बात हो रही थी कि एनपीएस जो है सिक्योरिटी के होने के बावजूद लोन की रिपेमेंट की रिकवरी ठीक तरीके से क्विकली नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए ये एक्ट में ये लाया गया है कि जो सिक्योरिटी आपने दी है बैंक को, वो कम से कम बैंक या इंस्टीट्यूशन जो है बगैर कोर्ट के इंटरवेंशन के डायरेक्टली भी जो इनिशिएट करे। उसमें काफी पूरे प्रोसीजर्स है, अगर आप देखेंगे एक्ट के तहत, वो आगे जब बात होगी तो मैं बताऊंगा। बट ये है कि वो प्रोसीजर्स अगर फॉलो करके एनफोर्स किया जाता है तो वो तभी ऑक्शन में जाती है बात। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप अगर उससे पहले ही अगर आप अपने आप को बचा लें, ऑर्गेनाइज तरीके से बचे रहें तो बेहतर रहेगा। मेरा अगला सवाल अमित जी आपसे होगा। वैसे तो न्यूज़पेपर्स हो या फिर लोगों के जरिए प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है जो कि नीलाम होने वाली हैं, जो ऑक्शन में हैं। ऑर्गेनाइज वे में अगर हम पता करना चाहें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से हमें यह पता चल सके कि किसी खास एरिया में, किसी खास शहर में ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीलाम होने वाली हैं, यानी कहीं इनका डेटा मेंटेन होता है क्या? दीपक जी, क्योंकि वैसे कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है, और हर इंस्टीट्यूशन जो सरफेसी एक्ट के तहत रूल्स लेड डाउन है, जैसे रूल 8 है, उसके तहत ऑक्शन करेगा, जहां पर उनको दो जाने माने न्यूज़पेपर्स में ऑक्शन नोटिस पब्लिश करनी है। वेबसाइट पे भी ये पब्लिश होती हैं,
तो अगर कोई इच्छुक हो तो अन्य वेबसाइट्स के माध्यम से या सारफेसी को सर्च करके, ऑक्शन सर्च करके एक पर्टिकुलर शहर में कई सारी ऐसी नोटिसेस हैं, क्योंकि इसको पब्लिकली डिस्प्ले करना और पब्लिकली मुहैया कराना ये इंस्टीट्यूशन की जवाबदारी होती है। तो ऑक्शन साइट पर पब्लिक नोटिस होती है, आपके न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती है, वेबसाइट्स पे पब्लिश होती है, कई जगहों पर ये नोटिसेस पेस्ट होती हैं। तो जितना पब्लिकली पॉसिबल है, मगर अभी भी कोई सेंट्रल रिपॉजिटरी या डेटाबेस नहीं है एक्ट के तहत, जहां पर आप एक जगह पर जाकर आप कोई सर्च इंजन के थ्रू आप ये सारे के सारे डेटा को सॉर्ट या फिल्टर कर पाए। मगर अगर आपको कोई पर्टिकुलर शहर या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई पर्टिकुलर एसेट में रुचि है, तो वहां का डेटा निकालना काफी आसान होता है। क्योंकि ये आप जैसे मैंने बताया कि आप बैंकों के से वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हैं, अलग-अलग ऑक्शन वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हैं, और ये काफी वेल पब्लिसाइज्ड ये नोटिसेस होती हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं है दीपक जी, आपको ये पता कर पाना कि सारफीसी के तहत कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑक्शन हो रही हैं। राव साहब, ये बताइए कि जो ऑक्शन की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बिड करने की सीधी प्रक्रिया क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बिड कर सकते हैं? उसमें दो तरीके से होती हैं ऑक्शन, या तो वो इनवाइट, स्पेशल इनवाइट भी कर देते हैं, या पब्लिक ऑक्शन होती है। हम पब्लिक ऑक्शन या ई ऑक्शन की बात कर देते हैं सिंपली। उसमें क्या रहता है कि आपको एप्लीकेशन पे अर्नेस्ट मनी की तरह मांगा जाता है कुछ अमाउंट, प्लस 25% आप बिड करते हैं। जब आप बिड पे पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको देना है, प्लस विद इन 15 डेज आपको बैलेंस 75% जो है आपको जमा करना होता है। तो आपको इस प्रक्रिया में क्या है, जब ये कंप्लीट होता है तो बैंक जो है आपको एक सेल सर्टिफिकेट दे देता है, जो कंक्लूड हुआ है कि हमारी ये ऑक्शन आपके जो प्रणाली में जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसके बेसिस पे वो उसको एलोकेट कर देता है और उससे पैसा लेके सेल सर्टिफिकेट देता है। ये तो रहा प्रक्रिया। अब आप कहते हैं कि बड़ा सिंपल आसान सा लग रहा है। ये इतना सिंपल और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो वो बिड जो हुआ है वो ओपन ऑक्शन के जरिए होता है, तो आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता चल जाता है। ई ऑक्शन है तो वो आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाता है कि कितने बिड्स रहे हैं, क्या बिड्स रहे हैं, आप किस तरीके से आप हाईएस्ट बिडर रहे हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होगी। बट चीज ये है कि आप जब पैसा देते हैं उससे पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अमित जी, इसमें आपसे समझना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिड करता है और उसकी बिड सफल भी हो जाती है, नीलामी में उसको फ्लैट अलॉट हो जाता है, लेकिन फिर वो अगर किसी वजह से, किसी समस्या से वो फ्लैट लेने में असमर्थ है, तो फिर किस तरह की मुश्किलें खड़ी होती हैं? जैसे राव साहब ने समझाया कि आपने ईएमडी दी, उसके बाद आपने 25% जो आपका बिड वैल्यू है वो जमा कराया। अगर आप तय समय में बाकी का 75% जो पैसा है वो आप मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो जो आपका 25% जो आपने पैसा जमा कराया है वो जब्त हो सकता है, जब्त किया जाता है। और इसकी कानूनी रूप से पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जो प्रोसेस है ये तय है, और वो प्रॉपर्टी को दोबारा ऑक्शन में वापस लाया जा सकता है। तो आपका 25% का वैल्यू का आपको लॉस उठाना पड़ेगा, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और वापस से ये प्रॉपर्टी बिड पे आएगी, तो मार्केट में वापस उपलब्ध होगी ये प्रॉपर्टी। अमित जी, इसी पर मैं आपसे आगे समझना चाहूंगा कि ये जो ऑक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या वाकई सस्ती होती हैं, फायदे की प्रॉपर्टी होती है, या फिर एक भ्रम है? नहीं, भ्रम नहीं है दीपक जी। देखिए, आप अगर एक फेयर मार्केट में बिना कोई इनकम्बरेंस के एक आप प्रॉपर्टी लेते हैं प्राइमरी सेल में या प्रोड्यूसर से, जहां पे आपको पता है कि आप कंप्लीट लायबिलिटी फ्री हैं, आपको एक प्रॉपर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है और कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है आप पर, तो उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो एक्विजिशन का जो एक अश्योरेंस होता है वो काफी अलग होता है। अब जैसे राव साहब ने बताया कि ये जो आप सारफेसी में ले रहे हैं वो जरूरी है मेरे हिसाब से कि ये मार्केट प्राइस से, रेडी रेकनर से, सर्कल रेट पर हो, मगर मार्केट प्राइस से कहीं ना कहीं कम हो, और मगर फेयर वैल्यू पर हो। तो इसकी प्रक्रिया में दो चीजें होती हैं। पहली बात तो इसकी डिस्ट्रेस वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन निकाली जाती है, जहां पे आपका रिजर्व प्राइस तय होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए की चीज 1 रुपए में आपने बेच दी, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको दो फेयर वैल्यूअर के तहत आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, आपको उसकी रिजर्व प्राइस तय करनी पड़ेगी, और वो उसके लिए आपको एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा जो बैंक का आदमी नहीं है, ताकि ये पूरा आर्म्स लेंथ प्रोसेस हो।
ताकि कहीं पे भी इसका चुनाव नहीं, इसके कहीं पे भी इसको चुनौती नहीं दी जाए ये प्रोसेस को, ये प्रोसेस फेयर नहीं था या आर्म्स लेंथ नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है बायर के लिए कि ये प्रोसेस अंडर रूल 8 फॉलो किया जाए, जिसके पहले वो बिड करें, अक्वायर करें। क्योंकि अगर प्रोसेस में गलती है या अगर लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट को, क्योंकि इसकी अपील प्रोसेस भी है बोरोवर को, कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकता है कि ये पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से या षड्यंत्र के तहत मेरी प्रॉपर्टी बिक्री की गई। तो ये फेयर प्रोसेस होना जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि आपने एक फेयर मार्केट प्राइस तय किया है, तो जो वैल्यूअर होता है ये यकीनन ये देखता है कि ये स्ट्रेस्ड एसेट है, और कहीं ना कहीं अगर इसकी स्ट्रेस वैल्यूएशन निकाली जाए तो ही ये प्रॉपर्टी बिक सकती है। तो वो वैल्यूअर उतना डिस्काउंट मार्केट से वो प्रॉपर्टी को यकीनन देता है। अब वो 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, कहीं कहीं 30% भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा कि ये कौड़ियों के दाम पे प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि इसकी बकायदा फेयर वैल्यूएशन होना और डिफेंसिबल फेयर वैल्यूएशन होना जरूरी है। अब ये डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें इन प्रॉपर्टियों में इनकम्बरेंसेस या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होने की संभावना होती है। तो गवर्नमेंट ड्यूज हो सकते हैं, जिस जो बाद में गवर्नमेंट आके आपसे वो ड्यूज का भुगतान कराने की याचिका रख सकती है या आपको नोटिस भेज सकती है। क्योंकि सरकार का हमेशा बैंकों का जो भी ड्यूज होगा उसके ऊपर सरकारी ड्यूज या जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो हमेशा रहते हैं। लाइकवाइज अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल एसेट ली तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन आपको देना जरूरी है। तो कई ऐसे आइटम्स हैं, कई ऐसे कॉस्ट हैं, कई ऐसे ड्यूज हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता, जिनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उनका भुगतान करना अनिवार्य है। वरना वही प्रॉपर्टी पहले वापस से बिककर जो इनकम टैक्स या और कोई डिपार्टमेंट है या सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको वापस नीलामी करने की पावर रखते हैं, जो वापस आप चैलेंज नहीं करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका ड्यू डिलिजेंस हो। इसके ऊपर अगर कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं, कोई गवर्नमेंट ड्यूज हैं, वर्कर कॉम्पनसेशन है, यूटिलिटी बिल्स हैं, आपको उनकी जांच कई हद तक खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकों के पास ये पूरी जानकारी होना कई बार असंभव होता है। क्योंकि बेशक पब्लिक ऑप्शन होती है, बेशक नोटिस लगती है, मगर सारे डिपार्टमेंट्स अपने ड्यूज या अपने क्लेम्स उस समय क्लेम नहीं करते। तो हो सकता है कि बाद में जाके वो अपने क्लेम्स का भुगतान मांगे और उस समय आपको क्लेम्स देने पड़ेंगे। राव साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी फायदे की दिखती है उसमें हो नुकसान जाता है, और खासकर प्रॉपर्टी के मसले में लोग धोखा ज़रूर खाते हैं। उस पर दूसरे कर्ज होते हैं, तमाम जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके कर्ज होते हैं नीलामी प्रॉपर्टीज़ में। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग धोखा खाते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि जो ऑक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें नुकसान से कैसे बचा जाए, किस तरह की सावधानियां बरती जाएं कि नुकसान ना हो पाए। सबसे पहले ऑक्शन तक पहुंचने से पहले जो प्रोसेसेस है, थोड़ा सा उसका डिलीजेंस की आपकी जरूरत है। जो भी बायर जाता है वो ये देख ले कि प्रॉपर नोटिसेस आए हैं, इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन हुई है नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं आया। ऐसे क्लैरिफिकेशन आप बैंक से ले सकते हैं, दे विल गिव यू दैट काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन आल्सो। तो ये चीजें लेने के बाद आपको ये तो पता चलता है कि क्योंकि अगर प्रोसेस ही गलत है तो आप चाहे क्लियर ऑक्शन होने के बाद आपने फेयरली पेमेंट करने के बाद देने पर भी आपके प्रॉपर्टी पे जो लिया हुआ प्रॉपर्टी है, वो जो सेल सर्टिफिकेट है, वो तक सेटिस्फाइड हो सकता है, इन द सेंस कि वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बेसिकली कि प्रोसेस ही गलत था करके। तो सबसे पहला तो मैं कहूंगा कि आप वो देख लीजिएगा कि क्या प्रोसेसेस पूरे हुए हैं नहीं हुए, जो सरफेसी के सेक्शन 13(2) और उसके अंडर रूल्स का जो 8-9 की जिक्र करी जा रही है, उनके बारे में थोड़ा प्रोसेसेस आप देखें। दूसरी बात आप ये देखें कि प्रॉपर्टी के हम मानते हैं कि जनरली टाइटल अगर बैंक के पास है तो बिल्कुल ठीक होगा। मेरा मानना ये है कि आप उसके होने के बाद भी एक बार अपनी खुद की टाइटल सर्च खुद इंडिपेंडेंटली कर ले, एक बार जांच पड़ताल कर ले, और जो भी अगर कुछ आपको आजकल तो नेट पे भी काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस पर भी थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लें कि जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं या उस रिलेटेड बोरोवर के बारे में देख रहे हैं, कोई किसी तरीके का कोई न्यूज या इनकम्बरेंस या किसी तरीके का डिमांड तो कहीं नहीं आया हो। तो उसके बाद देखिए, सिंबॉलिक पोसेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है। बैंक सिंबॉलिक पोसेशन लेती हैं और जनरली ऑक्शन हो जाता है, सेल हो जाता है, सेल सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं। जब फिजिकल पोसेशन लेने जाता है बायर, तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आमतौर पे वो वहां पे जो बैठा हुआ कॉर्पोरेट डेटर है, वो बोरोवर है, वो वहीं बैठा रहता है, वो खाली रहता कई बार। वो मेजर इशू रहता है। मेरा सभी को ये कहना चाहता हूं कि ये चीज को आप क्लियर ले लें, क्योंकि हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है कि बैंक को एक्चुअली फिजिकल पोजीशन लेना है, सब देना है, बट एक बार आप पेमेंट कर चुके हैं, सेल सर्टिफिकेट हो चुका,
उसके बाद थोड़ा आपका चक्करबाजी ज्यादा लग जाता है रादर देन गेटिंग द फिजिकल। चौथी और इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि सेल सर्टिफिकेट को अपने आप में क्लियर टाइटल है, बिल्कुल ट्रांसफरेबल है, सब कुछ है, बट मेरा मानना ये है कि इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भी इंसिस्ट किया जाए कि रजिस्ट्रेशन आप करवा लें इसका, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से आपकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ जाती है। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे, मोर और लेस आप ठीक हो। कोई अगर सब्सिक्वेंट ड्यूज भी आती हैं, ऑफकोर्स जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है कुछ है, उनकी प्रायोरिटी रहती है, मैं मना नहीं करूंगा अमित जी जो कह रहे हैं, बट मोस्टली क्योंकि पब्लिक नोटिस हो चुका है और एडिक्वेट टाइम हो चुका है, तो इनमें फिर भी आप थोड़ा बेटर ऑफ रहेंगे। अमित जी, इस समय आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रॉपर्टी मार्केट में एक तरह की मंदी छाई हुई है। जो दाम हैं वो करीब 20 से 25% नीचे आ गए हैं। अब अगर हम नीलामी की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनमें भी तकरीबन इतना ही फायदा होता है, 20 से 25% ही भाव कम मिलते हैं। तो मौजूदा समय को देखते हुए फ्रेश प्रॉपर्टी और ऑक्शन की प्रॉपर्टी दोनों में आप किसे बेहतर मानते हैं? पहली बात तो सरफेसी के तहत ऑक्शन प्रॉपर्टी उसी को लेनी चाहिए। आम ग्राहक या आम बायर को इसके तरफ रुख करना शायद समझदारी ना हो, भले ही उसमें उसको कोई कीमत में फायदा मिलता हो, क्योंकि ये जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं इसमें कई लीगैलिटीज, कई टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है जो शायद आम ग्राहक या आम बायर ना समझ पाए और उसकी पूरी प्रक्रिया के तहत वो एक्विजिशन ना कर पाए, और कहीं ना कहीं उसको उसके टाइटल में, उसके एक्विजिशन में और उसकी लायबिलिटीज में उसको आगे जाके दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। पहली बात वो। दूसरी, जहां तक भाव का सवाल है, अब तो भाव ऐसा होता है कि आप जब फेयर वैल्यूएशन करा रहे हैं दीपक जी, तो आप मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो अगर कोविड के पहले मार्केट प्राइस 100 रुपया थी और अब कोविड के बाद 80 रुपया रह गई है, तो वैल्यूएशन में उसका फेयर मार्केट प्राइस पहले तो 80 से ऊपर आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, उसमें एक नेचुरल स्ट्रेस डिस्काउंट वैल्यूअर लगाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस एसेट सेल हो रही है, क्योंकि वो ये देखता है कि अगर मुझे स्ट्रेस एसेट बेचनी है, और वैल्यूअर का काम ही यही होता है कि किस भाव पर ये प्रॉपर्टी बिकने की संभावना है, उस प्राइस को तय किया जाए। तो अगर हमको पता है कि मार्केट में क्लीन प्रॉपर्टी बिना लायबिलिटी के, बिना ये झंझटबाजी के आज 80 रुपए में बिक रही है, तो कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूएशन 50 से 60 रुपए आके रह जाएगा। करेक्ट। डेफिनेटली सरफेसी और मार्केट सेल में 20 से 25% का अंतर तो बना ही रहेगा, उसके बिना तो सरफेसी के अंडर प्रॉपर्टी बिक ही नहीं सकती। हालांकि डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टिव सेल ऑप्शन है, उसमें दो राय नहीं है। बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज, बहुत उम्दा प्रॉपर्टीज जो वैसे आपको शायद मार्केट में ना भी उपलब्ध हो, क्योंकि ऐसी नई प्रॉपर्टीज बन ही नहीं रही हैं, या ऐसी डेंसिटीज, ऐसी लोकेशन में जहां पे जमीन ही नहीं है नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए या प्राइमरी सेल होने के लिए, वहां पर बिना कोई आपको सोचे, वहां पे आपको क्लीन टाइटल, एक बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी मिलने की बहुत बड़ी संभावना आपको सरफेसी के थ्रू ही मिल सकती है, ऐसे नहीं मिलती। राव साहब, फ्लैटों की बात एक तरफ हो गई, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि कर्जदाता बैंक या फिर एनबीएफसीज पूरे पूरे प्रोजेक्ट को सीज कर देती हैं इस वजह से कि वो बैंक लोन डिफॉल्ट करते हैं। तो ऐसे में जो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या जो आम ग्राहक है वो इन प्रॉपर्टीज से कोई फायदा उठा सकता है? देखिए, इसमें फायदे का सौदा तो ये है कि जैसे अमित जी कह रहे हैं, जो बिल्डर प्रॉपर्टी से अटैच होती है वो बल्क में सब्सटैंशियल एरिया की अटैचमेंट रहती है। कोई ऐसा आम ग्राहक जो है, आम बायर जो है, मुझे नहीं लगता कि उसमें पार्टिसिपेट कर ही पाएगा, क्योंकि सब्सटैंशियल नंबर ऑफ फ्लैट्स और अंडरलाइंग लैंड जो है वो ऑप्शन पे आती हैं। दीपक जी, सरफेसी एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है। मैं ये ग्राहकों से, बायर से, इंस्टीट्यूशनल बायर से जरूर कहना चाहूंगा कि सरफेसी के तहत बिक्री में आई हुई प्रॉपर्टीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको इंस्टीट्यूशनल सेल मिल रहा है, आप कोई बिल्डर से नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई अननोन एंटिटी से नहीं खरीद रहे हैं, आपको इंस्टीट्यूशनल सेल मिल रही है, एक रेगुलेटेड बॉडी के थ्रू आपको टाइटल मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रॉपर्टी के लिए कि आपको क्लियर, ट्रांसफरेबल और मॉर्गेजेबल टाइटल मिलता है, जो कई जगह देश में ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइटल इंश्योरेंस का कोई जरिया नहीं है कानून बनने के बावजूद।
तो कहीं ना कहीं ये टाइटल इंश्योरेंस आपको मिलती है जब आप इंस्टीट्यूशनल परचेज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, क्योंकि सारफेसी एक्ट को अब यूनियन बजट 2020 में अमेंड करके 100 करोड़ के एनबीएफसी को भी इंक्लूड किया गया। पहले सिर्फ 196 इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी को अलाउड था, सिर्फ बड़ी प्रॉपर्टीज आती थी मार्केट में। अब क्योंकि छोटी और मध्यम साइज की एनबीएफसी को भी ये एक्ट उपलब्ध किया गया है और डिबेंचर ट्रस्टी को भी ये एक्ट उपलब्ध किया गया है लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए, तो कई सारी स्मॉल, मीडियम और रिटेल प्रॉपर्टीज भी मार्केट में आएंगी और आ रही हैं, जो इस समय बहुत अट्रैक्टिव डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे है। रेडी प्रॉपर्टीज, रेडी शॉप, रेडी इन्वेंट्री वो भी मिल रही है। तो मैं जरूर सोचता हूं कि अगर कोई समझदार, सचेत और पढ़ा लिखा बायर है, उसको डेफिनेटली सारफेसी के तहत उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उसको इससे कैसे फायदा हो सकता है। बिकॉज ये इतना उम्दा एक्ट है कि आपको बिना कोर्ट जाए आप ये टाइटल ले सकते हैं। आपको कोर्ट की कोई झंझट नहीं होगी, कोई झिकझिक नहीं होगी। एज अ बायर आपको कोई कोर्ट नहीं ले जा सकता, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बहुत ही और आपका ओनरशिप, आपकी पोजेशन, अगर और डेफिनेटली पोजेशन के साथ लेना चाहिए। जैसे राव साहब ने बताया कि पोजेशन मैंडेटरी है। आप रजिस्ट्री लीजिए, पोजेशन लीजिए प्रॉपर्टी का, पेमेंट एज पार्ट ऑफ पेमेंट टर्म्स, और उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप और ऑक्यूपेशन और एंजॉयमेंट से आपको कोई नहीं रोक सकता। अमित जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल होगा कि ये जो सरफेसी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जो नीलामी की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें लोन मिलने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आती है? किसी तरह का कानूनी दांवपेच लोन को लेकर तो नहीं होता है? 100%। मैंने जैसे बताया कि इससे बेटर इंस्टीट्यूशनल टाइटल आपको कोर्ट के ऑक्शन से, क्योंकि ये ऑक्शन या सेल ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हो रहा है जी, तो आपको कोर्ट सेल, कोर्ट ऑक्शन, सारफेसी का ऑक्शन, इससे बेटर टाइटल आपको, क्योंकि ये टाइटल चैलेंज हो ही नहीं सकता। ये एब्सोल्युटली क्लियर टाइटल है जो पूरा मॉर्गेजेबल है और बैंक काफी हद तक रुचि रहेंगी कि इन प्रॉपर्टियों पे लोन दे, बिकॉज उनको इससे क्लीन और इससे सक्षम प्रॉपर्टी जहां पे कोई डिस्प्यूट ना हो मिल ही नहीं सकता। तो इसके लिए ये लोन बहुत आसानी से होता है, बहुत कंपेटिटिव रेट्स में मिल जाता है आपको लोन। तो डेफिनेटली आपको खुद का कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये वैल्यूएशन जो है ये मार्केट से कहीं ना कहीं कम है, तो इसके लिए आपकी लोन टू वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोन जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे होता है। तो बैंक जब अप्रेस करेगी तो बोलेगी 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, आपने 80 रुपए में लिया है, बैंक आपको उस पे कहीं ना कहीं 70-75 रुपए भी दे सकती है। तो आपकी खुद की लागत बहुत कम हो सकती है और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ सकता है, बिकॉज आपने ये प्रॉपर्टी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ली है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। जैसा कि हमने इस पूरे शो में जानने की कोशिश की कि जो नीलामी की प्रॉपर्टी होती है वो कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों का कहना था कि सरफेसी एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी मिलती है वो वाकई मौके की होती है, प्रीमियम प्रॉपर्टी मिल सकती है, अच्छे भाव पर मिल सकती है। लेकिन 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 जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको सावधानियां बरतनी हैं, कानूनी दांवपेच को अच्छे से समझना है और सबसे बेहतर होगा कि आप किसी लीगल एडवाइजर की इसमें मदद लें, तभी किसी नीलामी प्रॉपर्टी में हाथ डालें। हालांकि ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती, जिसको हमारे दोनों मेहमानों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन दूसरा जो हम देख रहे हैं इस वक्त की कोरोना की वजह से मार्केट काफ़ी घिरा हुआ है, अच्छी फ्रेश प्रॉपर्टी भी आपको ठीक ठीक दाम में मिल रही हैं, अच्छा आप मोल भाव कर सकते हैं डेवलपर से। तो ये बड़ा अच्छा ही मौका है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सक्षम हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पूरी तरह से घर लेने का मन बनाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है और इसमें ऑक्शन की प्रॉपर्टी भी आपके लिए एक अच्छा रोल निभा सकती है। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दर्शकों का भी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।